क्लास सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अभी अध्ययन कर रहे थे शीत युद्ध के दौर के बारे में। इससे पहले आपने काफ़ी चीज़ों का इस चैप्टर में अध्ययन किया है, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध क्या है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ और शीत युद्ध के दायरे के बाद है दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। हम इसका अध्ययन कर रहे थे। इसमें अभी आपने विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। यहाँ तक आगे उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इससे आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में जब पहली बार शिखर सम्मेलन इनका हुआ था 1961 में, तो वहाँ पर आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस समय नहीं थे 61 में। फिर उसके बाद से 1970 के दशक के मध्य तक आते आते, अर्थात आप ये कह सकते हैं सन 1975 तक आते आते आर्थिक मुद्दे जो हैं उन लोगों के लिए प्रमुख हो गए और इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया और 1980 के उत्तरार्ध तक देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास जो शुरू किया गया था 1961 में तो नहीं हुआ, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। 1970 के दशक तक तो वो बिल्कुल मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण यह था कि विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विकास, मतलब जो विकासशील देश थे वो तो धीरे धीरे विकास कर रहे थे, लेकिन जो विकसित थे वो तेज़ी से विकास करने लग गए थे और ज़्यादा। इसलिए इनकी तो 1980 के दशक में जो देखा गया कि आर्थिक व्यवस्था इनकी जो चल रही थी वो मंद पड़ गई। उसका मुख्य कारण क्या था कि विकसित देश और तेज़ी से विकास करने लग गए थे। तो जो विकसित देश तेज़ी से विकास करने लग गए तो जो उनके पीछे पीछे चलने वाले विकासशील देश थे उनकी व्यवस्था खराब हो गई। इसलिए विकसित देश एक सुर में विरोध करने लग गए कि गुट निरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ने लग गई, क्योंकि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश थे, जैसे शुरुआत में ही 25 हो गए थे, तो ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो महाशक्तियों को ये लग रहा था कि कहीं ये लोग हमसे आगे ना निकल जाएं, इसलिए वो इनका विरोध करने लगे और उसी बीच गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश उनको भी अपनी एकता को बनाए रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इसी क्रम में अगला पॉइंट है अब भारत और शीत युद्ध। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप में अपने को दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रखा। मतलब पहली भूमिका तो ये थी भारत की कि वो महाशक्तियों से अपने आप को अलग रख रहा था। दूसरी भूमिका क्या थी कि उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों की महाशक्तियों के गुट में जाने का पुरजोर विरोध करना। मतलब भारत की तरह जो देश स्वतंत्र हुए थे उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा था कि वो किसी भी तरह से महाशक्तियों के गुटों में जाने से बचे रहें। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की नीति थी। मतलब भारत वो महाशक्तियों का विरोध भी नहीं कर रहा था और उनका साथ भी नहीं दे रहा था। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। मतलब आज हमने बनाई और कल हमने उसको तोड़ दिया। भारत शीतकालीन प्रतिद्वंदी की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की बहुत कोशिश भी की। दोनों गुटों मतलब शीत युद्ध के दौर में रूस और अमेरिका के बीच में जो चल रहा था
नंबर वन कहलाने की, उसको उनके मतभेदों को दूर करने की लगातार उसने कोशिश भी की और ये भी कोशिश की कि इनके मतभेद को पूर्ण व्यापी युद्ध का रूप न देने दिया जाए। मतलब जिस तरह से क्यूबा मिसाइल संकट सबके सामने, पूरे विश्व के सामने खड़ा हो गया था, ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न होने पाए। तो भारत के राजनयिक और नेता लोग जो है अक्सर शीत युद्ध के दौर में इन प्रतिद्वंदियों के बीच में, मतलब रूस और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाने का प्रयास करते थे। भारत मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने भी सदस्य देश थे। तो इससे ये देखा गया कि धीरे धीरे करके उनके बीच में आपस में थोड़े मतभेद कम तो हो गए, लेकिन जो नंबर वन कहलाने की होड़ लगी हुई थी वो कम नहीं हो रही थी। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में भारत ने संलग्न किया। मतलब उनके भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल थे उनको भी भारत ने इसी काम पर लगाया कि वो दो देशों के बीच में होने वाले मतभेदों को कम करने का प्रयास सबसे पहले करें। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के गुट से नहीं जुड़े थे। मतलब जिस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस समय और गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी बन चुका था, तो भारत ये कोशिश करता था कि छोटे छोटे जो देश है जो स्वतंत्र हुए थे 1950 के बाद, उन्हें महाशक्तियों की ओर जाने से रोका जाए। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर अपना गहरा विश्वास जताया और शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई। उनका कहना था कि भले ही शीत युद्ध खत्म न हो, लेकिन इन लोगों के मन में एक सकारात्मक बात उत्पन्न हो जाए कि हमें युद्ध नहीं करना है, तो उससे भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता एक अंतर्राष्ट्रीयता का उदाहरण और आदर्श भी है और आदर्श भारत के वास्तविक हितों से जो मेल नहीं खाता है। मतलब भारत जो है वो एक आदर्श के रूप में कार्य करता है और गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो एक अंतर्राष्ट्रीय नीति के रूप में कार्य कर रहा था। तो गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। पहली बात तो ये है कि भारत में गुटनिरपेक्षता के कारण ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिसमें उसका हित सत्ता होता ना हो कि महाशक्तियाँ और उसके खेमों के देशों का। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह से महाशक्तियाँ अपने अपने गुटों में लोगों को शामिल करती थीं, ठीक है, लेकिन भारत जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी शामिल तो कर रहा था, लेकिन उसका हित जो है महाशक्तियों के हित से अलग था। दूसरा ये है कि भारत हमेशा यह स्थिति में रहा है कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वो दूसरी महाशक्ति की ओर अपना रुख कर सकता था, मतलब जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत जो है दोनों महाशक्तियों में से किसी की ओर जाना पसंद नहीं कर रहा था। इसलिए दोनों गुट जो थे वो बेफिक्र थे कि भारत जो है हम में से किसी की ओर शामिल नहीं होगा।